कैरियर कंसल्ट में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो भी सरकार की योजनाएं हैं उस पर चर्चा करेंगे। ऐसी योजनाएं जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड योजनाएं जो केंद्र सरकार की या केंद्र और राज्य सरकार दोनों उसमें वित्तीय योगदान करते हैं, उन सारे योजनाओं के विषय में आज इस वीडियो में चर्चा होगी। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो निश्चित रूप से हमारे चैनल कैरियर कंसल्ट को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, हमें सलाह भी दे सकते हैं, हमें मैसेज करके बताएं कि आप किस तरह का वीडियो देखना चाहेंगे कंपटीशन की तैयारी के लिए, या आप किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आज जो टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो कमोबेश जितने भी कंपटीशन है उसके लिए बहुत ही जरूरी है। तो आइए जाने कि केंद्र सरकार की क्या क्या योजनाएं है एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि भारत में एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है और सरकार निरंतर इस दिशा में प्रयास कर रही है। पहला, भारत सरकार का अग्निपथ योजना। ये योजना काफी चर्चित भी रहा और भारतीय सेना के तीनों अंग, थल सेना, वायु सेना और जल नौ सेना में भर्ती के लिए यह योजना निकाली गई ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार भी दिया जा सके, देश की सेवा के लिए वो लोग अपना योगदान देंगे। लेकिन यहाँ कई ऐसी बातें हैं जो ध्यान देना है। ये स्थायी रूप से अग्निपथ योजना के तहत नौकरी नहीं दी जाती है, लेकिन इतने कई योजना में ऐसी ऐसी बातें हैं जिससे लाभार्थियों को बहुत अधिक लाभ होने वाला है। देश की सेवा तो करेंगे, साथ में अन्य कई लाभों को उठाएंगे। 14 जून 2022 को 14 जून 2022 को या केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई, जिसे अग्निपथ योजना कहा गया। और इसके तहत जिन भी उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा उनको अग्निवीर कहा जाएगा। और यह जो जॉब मिलेगा, यह जो भारतीय सेना में योगदान करने का जो अवसर मिलेगा अग्निवीरों को, वो 4 वर्ष के लिए ही मिलेगा। 4 वर्षों के लिए है। सेना के तीनों अंगों में भर्ती होगी और इसके लिए निर्धारित उम्र जो है वो 17.5 वर्ष से लेकर 23 वर्ष है। महिलाओं को नौसेना में भर्ती होने के लिए 20% आरक्षण का भी प्रावधान है। 25% जो चयनित उम्मीदवार मतलब अग्निवीर जो होंगे उनका 4 साल का जो योगदान है अगर बहुत ही प्रशंसनीय होगा तो उनकी नौकरी को स्थायी कर दिया जाएगा। ऐसे 25% लोग होंगे। जब 4 वर्ष की सेवा समाप्त हो जाएगी तो उन्हें प्रोविडेंट फंड के रूप में अग्निवीरों को 11.71 लाख रुपया प्रोविडेंट फंड के रूप में मिलेगा। और यह पैसा जो होगा वो आयकर से इसमें छूट मिलेगी, कोई इनकम टैक्स नहीं देना है ना। साल में 48 लाख का बीमा नियमों में करवाया जाएगा। और इस 4 वर्ष के दौरान अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो 1 करोड़ रुपया प्रभावित परिवार को मिलेगा। तो यह है अग्निपथ योजना भारत सरकार की, जो हाल फिलहाल काफी चर्चित रही। दूसरा, रोजगार के लिए जो सरकार का प्रयास है उसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था, अब इसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है। और यह भारत सरकार की सबसे चर्चित और सफल योजना है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में कई बेरोजगारों को और कुशल श्रमिकों को जॉब मिल रहा है, काम मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। तो यह 5 दिसंबर 2005 को राष्ट्रपति के द्वारा नरेगा को स्वीकृति दी गई थी। नाम बदलकर नरेगा का मनरेगा किया गया। और यह नरेगा जो है 5 दिसंबर 2005 को इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी। 2 फरवरी 2006 को सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से ये नरेगा योजना जो है प्रारंभ हुआ। 20 अक्टूबर 2009 को
नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, मतलब महात्मा गांधी उसमें जोड़ दिया गया। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को इस योजना में, खासकर ग्रामीण रूरल एरियाज में जो भी बीपीएल परिवार है या गरीब परिवार है, ये गारंटी दी गई कि उसके परिवार के एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन रोजगार दिया जाएगा। और कुशल रोजगार जरूरी नहीं है कि वो स्किल्ड हो, काम करता हो, है ना, कौशल हो, ये जरूरी नहीं है। जो कौशल भी है और स्किल्ड भी है, उनके लिए भी इसका प्रबंधन किया गया है कि 100 दिन वर्ष में उन्हें रोजगार दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का अवसर प्रदान करना ही इस योजना का उद्देश्य है। ग्रामीण परिवार के वयस्कों को पंजीकरण के बाद जॉब कार्ड प्रदान किया जाता है, जॉब कार्ड प्रदान किया जाता है। और जब वो आवेदन करेगा तो उसके 15 डेज के अंदर, 15 दिनों के अंदर उसे रोजगार देना अनिवार्य है। और जो भी काम दिया जाएगा इन कामगारों को, वो उसके गांव के, जहां वो रहता है वहां से 5 किलोमीटर की परिधि में ही उसे काम मिलना चाहिए। अगर यह दूरी अधिक है, मतलब अबव देन 5 किलोमीटर है, देन उसके लिए उसको अतिरिक्त राशि भुगतान की जाएगी, 10% की अतिरिक्त राशि। ये जो भुगतान होगा वो डायरेक्ट किसी व्यक्ति से नहीं मिलेगा, बल्कि यह बैंक के थ्रू या पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही उसके खाते में जमा होगा, है ना। ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का, है ना। लाभार्थियों, जितने भी लाभार्थी होंगे मनरेगा के तहत, उसमें 1/3 महिला होगी। ऑफिशियल श्रम या 100% भुगतान जो है वो ऑफिशियल श्रम के लिए केंद्र के द्वारा किया जाता है। सामग्री और कुशल श्रमिकों को, कई काम जो मनरेगा के तहत होता है ग्रामीण क्षेत्र में एंड रूरल एरिया में, है, उसमें कई ऐसे काम होते हैं जहाँ पे सामग्रियां भी लाई जाती है, जैसे सीमेंट है, बालू है, ईंट है, कहीं नल, कहीं शौचालय की व्यवस्था करनी है, कहीं चापाकल लगाना है, तो वहां पे सामग्री की आवश्यकता होती है। और जो टेक्नीशियन है वो सब कुशल श्रमिक के अंतर्गत आते हैं। तो उन लोगों का जो पेमेंट होगा उसका 75% केंद्र सरकार देगा और 25% जो है वो राज्य सरकार देगा। प्रशासनिक व्यय का 6% केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य के द्वारा 25% जो है। रेशियो जो है इसमें केंद्र और राज्य का वो 60:40 का है, 60 केंद्र सरकार का, 40 राज्य सरकार का। तो मनरेगा के विषय में आप लोगों ने जाना, और लोग केंद्र सरकार की दूसरी योजना के बारे में जाने। बहुत ही चर्चित योजना है ये, दीनदयाल अंत्योदय योजना, DAYNRLM, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इस योजना का नाम है। और बीपीएल वालों के लिए यह रोजगार योजना जो है 1999 ईस्वी से प्रारंभ की गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना का क्रियान्वयन हो रहा था इसे पुनर्गठित रूप में, मतलब पहले इस योजना का नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। 3 जून 2011 को इसको फिर से पुनर्गठित किया गया और यह दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से जाना जाने लगा, जिसको हम लोग DAYNRLM कहकर पुकारते हैं। 29 मार्च 2016 को यह योजना का नामकरण जो है उसमें दीनदयाल अंत्योदय योजना को जोड़ दिया गया। और इसका संचालन जो है इस योजना का वो हमारे भारत का ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों पे आजीविका में स्थायी रूप से सुधार करना ही इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के तहत प्रत्येक चिन्हित परिवार के एक महिला सदस्य को SHG, जिसको कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्व सहायता समूह में शामिल किया जाता है। केंद्र राज्य के बीच वित्तीय योगदान इसमें 75:25 का है, मतलब जो भी खर्च होगा 75% केंद्र सरकार देगी, 25% राज्य सरकार देगी। कि नॉर्थ ईस्ट का जो 7 सिस्टर का जो स्टेट्स है वहां पे 90% केंद्र सरकार देती है और 10% राज्य सरकार। और यूनियन टेरिटरी जहां भी है
है ना, वहां पे 100% जो व्यय है वो केंद्र सरकार के जिम्मे है, यूनियन टेरिटरी में। इसमें सामान्य श्रेणी के जो लाभार्थी हैं, उनको 15,000, एस टी के लिए 20,000, कौशल प्रशिक्षण वाले लाभार्थी के लिए 75,000, 1 लाख के बैंक ऋण पर 7% ब्याज सब्सिडी इसमें दिया जाता है इस योजना के तहत, है ना। और ये खासकर बीपीएल वालों के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और नेक्स्ट योजना हम लोग जा रहे हैं स्माइल 75 योजना। ये भी केंद्र सरकार की योजना है और स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट टू मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, है ना। ये योजना जो है ये 12 अगस्त 2022 को प्रारंभ की गई थी और बहुत ही पवित्र उद्देश्य था, खासकर हमारे समाज के लिए। जो लोग भिक्षावृत्ति करते हैं, मानवतावादी दृष्टिकोण से भी यह सही नहीं है। कई लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो निराश्रय हैं, भिक्षा मांगते हैं, भीख मांगते हैं, है ना। तो इसको दूर करना इस देश के विकास के लिए, नैतिक उत्थान के लिए, भौतिक उत्थान के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसका उद्देश्य है भिक्षावृत्ति और निराश्रयता की समाप्ति करना। इसमें इस योजना के तहत हम भारत के जो 75 नगर निगम के क्षेत्र है, 75 नगर निगमों को भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाने का निर्णय लिया गया है। और जो भी लोग भिक्षावृत्ति में संलग्न है, उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी। उनको रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। जो बुनियादी सुविधा है, भोजन, वस्त्र, आवास, इसका प्रबंधन वो अपने श्रम से कर सके, इसकी व्यवस्था जो है वो सरकार के द्वारा की जाएगी इस योजना के तहत। और 2025-26 के लिए इस योजना के लिए सरकार ने 106.87 करोड़ रुपया व्यय का प्रावधान, बजट का 106.87 करोड़ रुपया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी केंद्र सरकार की। खासकर भिक्षावृत्ति से मुक्त हो हमारा समाज। भीख मांगते हुए लोग कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी स्थिति में जीते हैं और यह भारत के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है ना। और हम लोग देखेंगे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, AVRY। यह योजना जो है इसकी घोषणा हुई थी 12 नवंबर 2020 को और 9 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को स्वीकृति दी थी। इस योजना का उद्देश्य था कि नए कर्मचारियों को रोजगार देने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना, है ना। क्योंकि जब वो कोरोना का त्रासदी आया, लाखों लोग की नौकरी चली गई और वो लोग फिर वापस अपने घर आ गए, जिनको प्रवासी मजदूर कहा गया, है ना। हर एक तरह का, हर एक स्तर पे काम करने वाले लोगों की नौकरी चली गई, उनके सामने एक आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। उससे मुक्त कराने के लिए सरकार के द्वारा योजना लाई गई थी। यहाँ जो भी बड़े बड़े फर्म हैं, उन लोगों को सरकार के तरफ से इंसिस्ट किया गया कि आप रोजगार दें लोगों को, और इसके लिए सरकार के समर्थन से या उनके संरक्षण में लोग कई कैंप लगाए गए कई जगहों पर और इंटरव्यू लेके लोगों को जॉब दिया गया, है ना। कोविड-19 के दौरान नौकरी गंवाने वाले निम्न आय वर्ग के लोगों को फिर से उनको पुनः स्थापित करने का उद्देश्य था इस योजना का। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चली है केंद्र सरकार की, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये भी केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया, जिसे हम लोग GKRA कहते हैं, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जिसका शुभारंभ जो है वो 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शुभारंभ खगड़िया जिले के तेलिहर गांव से इसका शुभारंभ किया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार के जितने भी एग्जाम है उसके लिए यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका उद्देश्य था कि कोविड-19 की त्रासदी में जो लोग गांव लौटे थे, प्रवासी मजदूर थे, उन लोगों को रोजगार देना, अवसंरचना निर्माण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के लिए रोजगार सृजन करना,
इस 125 दिवसीय अभियान था जो 6 राज्यों के 116 जिलों में प्रारंभ किया गया था। ये पूरे भारतवर्ष में नहीं लागू किया गया था, बल्कि सिर्फ 6 राज्य में लागू किया गया था, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और झारखंड, ये राज्य शामिल थे और कुल जिला 116 था। उन्हीं जिलों को शामिल किया गया जहां पे प्रवासी मजदूर जो लौट के आए थे कोविड के दौरान, वो 25,000 या उससे अधिक मजदूर जहां लौटे, वहां पर यह अभियान चलाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़े। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, है ना। एक आपने ग्रामीण के बारे में जाना, ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में, और ये DAYNULM है, मतलब ये शहरी गरीबी। शहरी गरीबी में एक तो आवास सुविधा, सामाजिक सुविधा और आजीविका सुविधा, ये 3 प्रॉब्लम होता है खासकर जो कामगार होते हैं। यह योजना 23 सितंबर 2013 को प्रारंभ की गई थी। उद्देश्य था शहर में रहने वाले गरीबों की गरीबी और सुरक्षा को कम करना, उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और कौशल आधारित नौकरी का अवसर देना, मतलब स्किल डेवलप करने के बाद देन उसको जॉब प्रोवाइड करना है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्वरोजगार के लिए भी प्रोत्साहन देना। इसमें जो लाभार्थी है वो शहर के सभी गरीबों को लाभार्थी की श्रेणी में रखा गया है। और इसमें जो वित्तीय होगा, मतलब जो इसमें लाभार्थियों को जो दिया जाएगा, आर्थिक मदद की जाएगी, उसमें 75% का योगदान केंद्र सरकार का होगा और 25% का योगदान राज्य सरकार का होगा। खासकर जो फेरी वाले हैं, जो रेहड़ी लगाते हैं, है ना, उसके कौशल विकास के लिए बजट का 5% खर्च करने का प्रावधान है। चलिए हम लोग अगली योजना है स्टार्टअप इंडिया योजना। ये भी केंद्र सरकार की योजना है, जिसका शुभारंभ 16 जनवरी 2011 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और इस योजना का संचालन करता है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जिसको हम लोग DPIIT कहते हैं, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है स्टार्टअप इंडिया योजना का? इसमें इंटरप्रेन्योरशिप, मतलब उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए और इनोवेशन के लिए, और कोई लोग अगर स्टार्टअप अपना डालना चाह रहे हैं तो उसके लिए यह योजना लाई गई है, सरकार के द्वारा उसको मदद की जाती है स्टार्टअप योजना के तहत। अब स्टार्टअप से आप क्या समझते हैं कि स्टार्टअप किससे कहा जाता है? तो नॉर्मली स्टार्टअप उससे कहा जाता है कि आपने कोई भी उद्योग प्रारंभ किया हो और उसको अभी तक 10 वर्ष नहीं हुआ है, मतलब 10 वर्ष से कम समय हुआ है। इस योजना का टारगेट सिर्फ डिजिटल क्षेत्र में ही है, बल्कि यहाँ से आगे बढ़कर कृषि के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के क्षेत्र में भी विस्तार की रणनीति इस योजना के तहत बनाई गई है। और यहाँ पर 3 साल तक टैक्स से छूट का भी प्रावधान है। अगर आप इस योजना के तहत स्टार्टअप करते हैं, देन आपको 3 साल तक आपको छूट का प्रावधान है, जितने भी तरह के टैक्सेस है उससे। जो पेटेंट शुल्क होता है ना, उसमें भी 80% तक की छूट का प्रावधान दिया गया है। और इसको बहुत इजी बनाया गया। एक तो 100 प्रमाणन प्रणाली की शुरुआत की गई है। आप ई रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इस योजना के तहत, ई रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान भी इस योजना के तहत किया गया है। अब हम लोग बढ़े स्टैंड अप इंडिया योजना। यह भी बहुत चर्चित योजना है केंद्र सरकार की, और इस योजना की जो घोषणा हुई थी वो 15 अगस्त 2015 को की गई थी। और यह योजना 2011 में 5 अप्रैल 2011 को नोएडा से प्रारंभ हुआ। संचालन जो है इस योजना का वो सेट नहीं करता, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो है वो करता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इसका संचालन करता है, सिडबी। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि एसटी मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमों को संस्थागत सहायता तक पहुंचाना। मतलब एसटी, एसटी और महिलाओं के लिए ही इसमें विशेष प्रावधान लाया गया है। और इसमें ये टारगेट रखा है जितने भी कमर्शियल बैंक के ब्रांच है वो लोग
कम से कम SC ST और महिला में से एक उद्यमी को 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराए, यह प्रावधान किया गया इस योजना के तहत। और एलिजिबिलिटी इसमें है कि 18 वर्ष से अधिक नव स्थापित उद्योग के लिए न्यूनतम ब्याज दर रहेगा, न्यूनतम ब्याज दर। इसके अलावा रुपे डेबिट कार्ड भी प्रदान किए जाए। जो भी ऋण दिया जाएगा वो जो ऋण लेने वाले हैं उनको 7 वर्ष के अंदर अपने लिए गए ऋण को लौटा देना है। इसके पोर्टल के माध्यम से सारी जानकारी दी जाती है और ये जो पोर्टल है वो सिडबी के द्वारा संचालित किया जाता है। तो यह भी एक बहुत ही सुंदर योजना है भारत सरकार की। अब हम लोग देखें नेक्स्ट योजना, खादी गांव परियोजना, है ना। यह योजना जो है वो 15 फरवरी 2017 से प्रारंभ की गई थी। खादी और ग्राम उद्योग आयोग जो है KVIC के द्वारा यह योजना प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन करना और गरीबी उन्मूलन करना, है ना। जो खासकर जो कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की नीति इसके तहत की गई है। और प्रत्येक राज्य के 5 गांव का चयन किया जाएगा, वहां के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, विक्रय केंद्र की स्थापना की जाएगी ताकि सस्ता के साथ उसको मार्केट भी मिल सके। यह योजना भारत सरकार की बहुत ही सुंदर योजना है जिसके बारे में आप लोगों ने जाना। आज की वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो में हम लोग और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ आपके सामने आएंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो निश्चित रूप से यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत लाभप्रद साबित होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल करियर कंसल्ट को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं ताकि जब भी वीडियो आए वो आप तक सहजता के साथ पहुंच सके। तो अगली वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।